हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले के वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे छठी क्लास के 1 से 5 तक के पार्ट के, वो हमने देख लिए हैं। अब हम आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, औजारों में लोहे की फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर 1, उसका आकार छोटा हो जाता है। बी, उसका आकार बड़ा हो जाता है। सी, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका आकार बड़ा हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि औजारों में लोहे की फलक के में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को जब फंसा दिया जाता है तो साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से छोटा होता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडी होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग हम बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी की घड़ी को बर्तन में बदलना। उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो आपको बताना है कौन कौन से परिवर्तन है वो उत्क्रमित है, कौन कौन से अनुत्क्रमित है। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल 1 और 3, केवल तीन और 4। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है? कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना या कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो कौन सा जो परिवर्तन है वो उत्क्रमित है? आपको बता दें कि उत्क्रमित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई वस्तु को एक बार किसी रूप या ढांचे में ढाल लेने पर दोबारा उसको पहले वाले ढांचे में ढाल सकते हैं। अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के भौतिक गुण बदलते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसने वस्तु के भौतिक गुणों को बदला जा सकता है उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। तो बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 व 4, नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। नमक का पानी में घुलना, नमक पानी में घुल जाता है तो हम वापस उसको नमक में बदल सकते हैं। कुम्हार ने अगर मिट्टी के बर्तन बनाए हैं तो वापस बर्तन मिट्टी में बदले जा सकते हैं। मतलब जो उसका आकार है वो सीधा मिट्टी के रूप में भी बदला जा सकता है। तो इसमें सिर्फ पदार्थों के भौतिक गुण ही बदल रहे हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं किया जा सकता, जैसे कागज का जलना और दूध का दही बनना। ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिए, जब कुम्हार अपने बर्तनों को भट्टी में सेक देता है उसके बाद ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला चैप्टर इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है बाह्यदल, दूसरा है पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर, पांचवा है मूलांकुर। हमें
पुष्प के विभिन्न भाग देखने हैं कि इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है। तो केवल एक और चार, केवल 4 और 5 या केवल 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 5। ये बाकी सभी पुष्प के भाग हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय और बिंजांड है वो स्त्री केसर की भाग है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है, ना कि पुष्प से। चलिए हम पुष्प का एक डायग्राम देखते हैं और आपको समझाती हूँ कि इसमें से कौन सा भाग पुंकेसर है, कौन सा वृत्तिकाग्र है। एक पुष्प होता है, बाह्य रूप तो हम सब ने देखा है, लेकिन उसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो कैसे होती है। ये आप एक पुष्प होता है धतूरे का, धतूरे के पुष्प में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। उसके अंदर पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। ये एक पुष्प है, ये इसका वृत्तिकाग्र है जिसको हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। ये पुंकेसर है, इसको हम नरजन्नांग बोलते हैं। ये बाह्य दल होता है और ये इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। बाह्य दल या मतलब दलपुंज जिसको बोलते हैं वो ग्रीन, हरे रंग का होता है, लेकिन जो दलपुंज है वो कलरफुल होता है, रंग बिरंगा, जो हम बाहरी पुष्पों में देखते हैं। जैसे कोई येलो कलर का पुष्प है तो उसकी जो पंखुड़ियाँ है या उसका दलपुंज है वो पीले रंग का है। लाल रंग का पुष्प है तो उसका दलपुंज लाल रंग का है। इनमें ऐसे वर्णक पाए जाते हैं जो उनको रंग प्रदान करते हैं। ये इसका होता है डंठल, इसको बोलते हैं हम पुष्प वृंत, जिसके ऊपर पूरा पुष्प क्या होता है, टिका रहता है, या पुष्पासन भी इसको हम बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। बी है, पत्ती में पर्णव्रंत और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। लास्ट है, पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण। तो चलिए बताइए इनमें गलत ऑप्शन क्या होगा। ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। इसमें से गलत है वो डी ऑप्शन है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। ये इसका गलत ऑप्शन है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन ए, बी व सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। ध्यान रखना, पत्तियां हैं वो जलवाष्प का यूज नहीं करती, वाष्पोत्सर्जन करती है। आगे वाला क्वेश्चन है 3 नंबर। तने दो तरफा मारक का कार्य करती हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तना जल व खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा है, पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो आपको बताना है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो केवल एक है और न ही केवल दो है। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है कि तना जल व खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पत्तियों द्वारा बना भोजन है वो तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है।
तो तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम व कमज़ोर भी हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे निखड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे हैं वो आरोही भी कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। दूसरा है, जालिका रूपी शीरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर शीरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मुसला जड़ें होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। दूसरा कथन है वो गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि जड़ें हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शीरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मुसला जड़ होती है, जबकि समांतर शीरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें हैं वो रेशेदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? पहला है गाजर, दूसरा मूली, तीसरा आलू, चौथा ऑप्शन है शलजम। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? सी, आलू। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। एक गाजर, मूली, शलजम क्या है? जड़ है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है जल, पांचवा है प्रकाश। क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसको क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश। देखिए नीचे कोड दिए हुए हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 1, 2, 3, 4, 5 या सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों है देखिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि भोजन बनाते समय ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड का पादप यूज करते हैं, जल चाहिए और प्रकाश चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो चलिए ये पाठ यहीं कंप्लीट होता है। कल आप पढ़कर आना 6th क्लास का 8वां चैप्टर साइंस का, उसके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।